जो कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बड़ी ही शर्मसार करने वाली एक कहानी है। जी हाँ, एक कहानी है एक पिता और एक बेटी की। क्या कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करता है क्या? और क्या बेटी कोई अपने पिता के साथ ऐसा करती है क्या? ये कहानी बड़ी ही शर्मसार करने वाली और हृदय विदारक ये कहानी है। सबूत के नाम पर बस एक हाथ और पैर, फिर भी पुलिस को एक केस सुलझाना था और पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए बड़ी ही मशक्कत करती है, तब कहीं जाकर एक केस सुलझ पाता है। एक कहानी जो घटी है, एक कहानी हर एक मोड़ पर एक नया रूप ये कहानी लेती जा रही थी। ये जो घटना थी, हर एक मोड़ पर नया रूप लेती जा रही थी। इस घटना को सुलझाने के लिए पुलिस के सामने बहुत ही बड़ी चुनौती थी, लेकिन ये जो घटना थी, ये सबूत के नाम पर बस एक हाथ और पैर, फिर भी पुलिस को इस केस को सुलझाना था। तो आशा नहीं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर नहीं, आप यूट्यूब परिवार हैं, फैमिली हैं, और इस परिवार को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और सपोर्ट करें। आइए समझते हैं ये जो मर्डर की जो मिस्ट्री जो कहानी है, जो बड़ी ही शर्मसार करने वाली और बहुत ही हृदय विदारक ये जो घटना है, इस घटना को पूरा समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो को नहीं स्किप करें और नहीं मिस करें। मुंबई का खूबसूरत माहिम बीच जो सैर सपाटे के लिए अच्छी जगह है, उस दिन तारीख थी 2 दिसंबर साल 2019। लोग सुबह सुबह टहल रहे थे, तभी समुद्र के किनारे एक सूटकेस बहता हुआ आया। इसे देख के लोगों को थोड़ा सा शक महसूस हुआ और उन लोगों ने तुरंत तटरक्षक पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उस सूटकेस को जैसे ही खोला, सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसमें एक हाथ और एक पैर, बाकी शरीर का कोई हिस्सा ही नहीं था। उसको देखकर सारे लोग सहम और डर जाते हैं। अब हाथ और पैर के एक एक टुकड़े को देखकर ये तो पता चल गया कि ये किसी मर्द यानी पुरुष के हैं, पर किसके हैं ये पता चल नहीं पाया, क्योंकि उसमें जो धड़ का हिस्सा था वह तो था ही नहीं। पर देखने से ये पता चल रहा था कि सूटकेस में दाएं पैर और बाएं हाथ के एक एक टुकड़े हैं। इसके साथ ही साथ इनसे टपकने वाले खून को सोखने के लिए कुछ कपड़े भी सूटकेस में डाल दिए गए थे, ताकि जो खून है वो सूटकेस से बाहर ना निकल पाए। वो जो खून थे उस कपड़े को सोख ले और अंदर के अंदर ही रह जाए। अब ये देखकर मुंबई पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस ने मछुआरों को बुलाया, इस उम्मीद में कि शायद इस सिर और धड़ की कटी हुई लाश के दूसरे हिस्से आसपास कहीं मिल जाएं। मछुआरे ने भी काफ़ी मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं मिला। आखिरकार पुलिस ने सूटकेस समय सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया और फिर कटे हुए मानव का जो अंग था उसको अस्पताल भिजवा देती है। अब पुलिस ने आसपास के एरिया के सीसीटीवी फुटेज की जांच करना शुरू कर देती है, उसको खंगालना शुरू कर देती है, पर कोई सुराग नहीं मिल पाता है और ना संदिग्ध जिसके आधार पर आगे की जांच बढ़ाई जा सके। अब पुलिस ने लापता लोगों की जानकारी जुटाने के लिए मुंबई के सभी थानों में सूचना भिजवा देती है। बहुत से लापता लोगों की जानकारी तो मिलती है, लेकिन किसी का ताल्लुक उस सूटकेस में कटे हुए हाथ और पैर से नहीं मिल रहा था। अब कोई सुराग नहीं मिलने पर मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाती है। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने फिर से घटना स्थल का दौरा किया और फिर उस सूटकेस से सुराग की तलाश में जुट जाती है।
जिसमें कटे हुए हाथ और पैर मिले थे। पुलिस ने सूटकेस में मिले कपड़ों की पड़ताल की, जिसमें एक शर्ट, एक लाल रंग का स्वेटर और एक पैंट थी। अब पुलिस के पास ले देकर सुराग तलाशने के लिए ये कपड़े और सूटकेस ही था। बाकी कटे हुए हाथ और एक पैर जिनसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था। बड़ी ही चुनौती थी पुलिस वालों के सामने कि इसकी छानबीन कैसे की जाए। अब कपड़ों की बारीकी से चेक करने पर पुलिस को शर्ट पर एक टैग मिला, जिस पर लिखा था एल्मो मेंस वियर। चूंकि यह शर्ट किसी टेलर के पास सिलवाई गई थी, इसीलिए उस टेलर का पता लगाया गया। आखिरकार पुलिस ने ये दुकान को खोज निकाला और ये दुकान थी मुंबई के कुर्ला पश्चिम बेलगामी रोड पर। इस दुकान पर पहुंचकर पुलिस ने टेलर को ये शर्ट दिखाई और फिर उसके बिल के बारे में जानकारी मांगी। अब पुलिस की किस्मत अच्छी थी कि उस जानकारी के जो मांगी थी वह कई घंटों के छानबीन के बाद उस शर्ट के बिल की जो कॉपी थी वह मिल जाती है। असल में टेलर बिन स्टिच किए हुए कपड़ों का जो छोटा जो टुकड़ा होता है उसको काटकर उसे अपने बिल में भी लगा दिया था। इसी वजह से उस बिल को निकालने में मदद मिल जाती है। अब उस बिल से पता चला कि ये शर्ट किसी बेनेट रिवोलो ने सिलवाई थी, पर उस पर ना फोन नंबर लिखा था और ना ही घर का पूरा एड्रेस था। इस तरह एक अहम सुराग तो मिला, लेकिन ये बेनेट जो रिवोलो था वह कौन था, ये पुलिस के सामने बहुत ही बड़ा सवाल था। ये पुलिस को पता ही नहीं चल पाया, इसीलिए पुलिस ने फिर खाली हाथ वहां से लौट जाती है। अब पुलिस ने इंटरनेट और सोशल मीडिया का सहारा लिया। पुलिस ने फेसबुक पर इस नाम को सर्च करना शुरू कर दिया। जब पुलिस ने इस नाम को सर्च करना शुरू कर दिया तो इस नाम के काफ़ी फेसबुक यूजर मिले, 1 दर्जन से ज़्यादा। अब एक एक कर सभी के पोस्ट, उनके फोटो को खंगाला जाने लगा और उनकी बारीकियों को चेक करने लगे। इसी बीच पुलिस को बेनेट रिवोलो नाम के एक फेसबुक प्रोफाइल पर नजर जाके टिक जाती है और रुक जाती है। उस शख्स की कदकाठी और कई फोटो में हाफ शर्ट या टी शर्ट पहने होने से हाथ साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि व्यक्ति यही हो सकता है। उस व्यक्ति के पोस्ट करीब 50 से ज़्यादा देखने के बाद आखिरकार पुलिस को बड़ा सुराग मिल ही जाता है। फेसबुक पोस्ट से मिला असल में एक फोटो में ये शख्स ठीक उसी तरह का लाल स्वेटर पहना था। सूटकेस में जो मिला था इस शख्स का नाम तो बेनेट रिवोलो ही था और ये पेशे से म्यूजिशियन था। अब पुलिस को फेसबुक पर एक और बड़ा सुराग मिल जाता है, जिसमें उसने अपना एक आईडी कार्ड डाला हुआ। आईडी कार्ड पर लिखा था एक पार्टी के कार्यकर्ता होने का दावा करते हुए उसने अपना पता और मोबाइल नंबर भी लिखा था। फोन करने पर जब वो मोबाइल नंबर बंद मिला तो पुलिस का जो इसी प्रोफाइल और सूटकेस मर्डर के बीच करीबी रिश्ता होने का शक ज्यादा होने लगा। अब पुलिस उस कार्ड पर लिखे एड्रेस सांता क्रूज ईस्ट के कलीना विलेज जब पहुंचती है तो वहां घर पर ताला लगा था। अब जैसे जैसे पुलिस इसमें आगे बढ़ रही थी इस मामले में, वैसे वैसे इस मामले में अड़चनें मिलती जा रही थी। वैसे वैसे पुलिस कातिल के करीब तो पहुंच रहा था, लेकिन पुलिस का जो शक था वो और गहरा दिखाई जा रहा था। घर पर ताला लगा था, इसीलिए पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने फेसबुक फोटो को दिखाकर उसकी छानबीन की। लोगों से पूछा गया तो पता चला कि बेनेट रिवोलो इसी घर में रहते हैं, पर कई दिनों से दिखाई नहीं दे रहे। उनकी गोद ली हुई बेटी भी है, कुछ दिनों से वह भी नहीं दिखाई दे रही है। ये पता चल गया कि बेटी का नाम आराध्या पाटिल उर्फ रिया बेनेट रिवोलो है। उसकी उम्र करीब महज 18 से 19 साल होगी। इस लड़की को काफी समय पहले बेनेट रिवोलो ने सड़क किनारे
मजबूर रहते हुए देख एक महिला के जरिए गोद लिया था। इसके लिए बाकायदा उन्होंने कानूनी तौर पर कागजात भी बनवाए थे। अब पुलिस उस लड़की को तलाश में जुट जाती है, लेकिन उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है। पुलिस ने कानूनी तौर पर बेनेट रिवोलो के घर का ताला तोड़कर वह तलाशी शुरू कर देती है। उस दौरान काफी खोजबीन करने पर रिया का फोन नंबर मिलता है और साथ ही साथ उसके एक नोट मिलती है। अब चौंकाने वाली बात ये भी थी जिसको जानकर अब भी दंग हो जाएंगे। अब इस नोटबुक को पढ़ते ही पुलिस को जो अब तक शक था और संदेह था, वह सब कुछ यकीन में बदल जाता है। असल में उस कागज पर के टुकड़ों पर लिखा था, डैड आई एम सॉरी, रियली रियली सॉरी, गॉड सॉरी, डैड सॉरी फॉर यू, आई एम ए बैड गर्ल। कैसे जिसने घर पर रहने दिया उसी को मैंने मार दिया, जिसने परवरिश की उसी को मैंने मार दिया, सॉरी फॉर दैट, सॉरी सॉरी सॉरी। अब इसको पढ़कर पुलिस समझ जाती है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि जो गोद ली हुई बेटी है वही। कहते हैं ना कि जब तक कातिल आंखों के सामने ना आ जाए और खुद ही जुबान से ये कबूल ना कर ले या फिर कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए, तब तक शक वाकई में उसी मुट्ठी में रेत की तरह ही होता है। जब तक मुट्ठी बंद तब तक रेत सेफ है, और मुट्ठी की पकड़ ढीली होते ही जो रेत होता है वह हाथों से बिखर जाता है। वैसे ही शक अभी तक शक ही था, लेकिन सवाल भी था। जो बेटी खुद लिख रही है, पापा आपने मुझे घर पर रहने की जगह दी और परवरिश की, यानी गोद ली हुई बेटी को जो पिता सहारा बना, उसी बाबुल का बेटी मर्डर कैसे कर सकती है? ये सवाल था पुलिस के सामने, उसको उलझाने के लिए। इसी बीच पुलिस को रिया का जो मोबाइल जो फोन होता है उसकी लोकेशन की जानकारी मिल जाती है। एक कहानी में हर एक नया मोड़ आ रहा था जिसको पुलिस सुलझाने की कोशिश कर रही थी। हर एक मोड़ पर चौंकाने वाली बात जो सामने आ रही थी। ये लोकेशन थी मुंबई के घाटकोपर इलाके की। पुलिस तुरंत वहां पहुंची और उस लोकेशन पर रिया मिल जाती है। पहले तो पुलिस को देखकर वह घबरा जाती है और फिर पुलिस ने उसके पापा बेनेट रिवोलो के बारे में जब पूछा तो रिया ने जवाब दिया कि कुछ दिन के लिए देश से बाहर विदेश चली गई, इसीलिए वह अपने दोस्त के साथ आ गई थी। फिर पुलिस ने उसे समझाते हुए उसे उस नोट को जब दिखाया तो जिसमें उसने पिता को मारने की इमोशनल जो लाइनें जो लिखी थी वह देखकर चौंक जाती है और इसे देखते ही रिया टूट जाती है और इमोशनल होकर जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। रोते हुए मर्डर की पूरी कहानी बता दी और फिर उसने बताया कि उसका एक दोस्त है जिसकी उम्र वह मुझसे छोटा है और उस लड़की की जो उम्र है माँ 16 साल है। उससे 4 महीने पहले ही मुलाकात हुई थी। रिया जब सिद्धि विनायक मंदिर घूमने गई थी तभी मंदिर में उससे मुलाकात हो जाती है। फिर दोनों ने एक दूसरे का फोन नंबर आपस में शेयर कर लेते हैं। इसके बाद दोनों रोजाना बातें करने लगते हैं। बात करते करते दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसी दौरान रिया ने अपने दोस्त से वे बात बताई जिसे वे काफी समय से छुपा रखी थी। उसने बताया कि जिसके रिवोलो के पास वे रहती है, यानी उसके जो पिता है, बल्कि उन्होंने तो गोद मुझको लिया था। रिवोले बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे, तो ये म्यूजिक टीचर भी थे जो ट्रेनिंग देते थे। रिवोलो की 2 शादियां हुई थी, लेकिन दोनों से अलग रहने लगे थे और फिर बाद में मुझे गोद लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कराया था जिसमें उन्होंने मेरी पढ़ाई से लेकर खाने पीने और सब कुछ मेरी जिम्मेदारियां उन्होंने उठाई थी। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया और फिर वो मेरा यौन शोषण करने लगे। वे मुझे अक्सर सेक्सुअली असॉल्ट करते रहे।
ये बातें सुनने के बाद रिया का जो दोस्त होता है वह काफी गुस्से में आ जाता है। उसी ने फिर बेनेट रिवोलो को रास्ते से हटाने की साजिश बनाने लगता है। वह कहता है कि इसको मैं रास्ते से हटा दूंगा, हम दोनों अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। ये योजना दोनों बनाने लगते हैं। उसके बाद रिया ने पुलिस को बताया कि दोस्त और मैंने मिलकर 23 नवंबर 2019 को ही बेनेट को मारने की प्लानिंग बनाई, लेकिन किसी वजह से उसे अंजाम नहीं दे सके। इसके बाद 26 नवंबर 2019 की शाम को मेरा दोस्त पहले ही घर आ गया था। बेनेट जब घर आए उससे पहले ही दोस्त ने मेरे दिलो दिमाग में उसकी हरकतों को लेकर इतना गुस्सा भर दिया था कि सामने देखते ही मैंने थप्पड़ जड़ दिया। गुस्से में चीखी और चिल्लाई और सवाल पूछा कि आखिर उसने मेरी जिंदगी के साथ ऐसा क्यों किया, एक पिता की तरह क्यों नहीं पेश आया। और रिया को ऐसा गुस्से में देखकर बेनेट समझ गया कि ऐसा वे अपने दोस्त की बातों में आकर कर रही है मेरे साथ। इसीलिए बेनेट हाथ में घर में रखे गिटार को उठाया, जो घर में गिटार रखा था उस गिटार को अपने हाथों से उठाया और उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी पीछे से रिया ने डंडे से तेजी से बेनेट के सिर पर हमला कर देती है। इसके बाद कई बार वह हमला करती है, फिर दोनों ने पीट पीट कर बेहोश कर देते हैं। बेनेट की फिर भी सांसें जो चल रही थी और इसके बाद जो मच्छर मारने वाला जो स्प्रे होता है वह पूरा का पूरा स्प्रे बेनेट के मुंह पर दोनों डाल देते हैं। इसके बाद चाकू से मारकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। हत्या के बाद लाश को बाथरूम में ले जाते हैं और वहां पर एक रात पूरी रात खून बहने के लिए छोड़ देते हैं ताकि खून शरीर से निकल जाए। इसके बाद खून बहने के बाद ताकि खून शरीर से निकल जाए, इसके बाद अगले दिन यानी 27 नवंबर 2019 को मार्केट से तेज धार वाला 4 चाकू खरीद कर लाते हैं। इसी चाकू से बेनेट की लाश को काटने लगे, लेकिन शरीर नहीं कट पाती है। इसके बाद चारों चाकू को गैस पर गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद शरीर के कई घंटों के बाद मशक्कत करने के बाद शरीर को टुकड़े टुकड़े में काट देते हैं। हथौड़ों से शरीर की हड्डियों को भी तोड़ देते हैं। इसके बाद मार्केट से एक सूटकेस और बड़े बड़े पॉलीथीन बैग खरीद कर लाते हैं। इसके बाद उस बेनेट के हाथ और एक पैर के साथ उसके प्राइवेट पार्ट को सूटकेस में डाल देते हैं, लेकिन इसमें से अभी भी खून थोड़ा थोड़ा निकल रहा था। इसीलिए बेनेट की शर्ट पैंट के साथ एक लाल स्वेटर को भी सूटकेस में डाल दिया ताकि खून उसी में सूख जाए और कटे हुए हाथ पैर भी ना दिखे। बाकी जो शरीर का जो धड़ होता है वह दूसरे कटे हुए हिस्से को डबल पॉलीथीन बैग में बंद कर देते हैं। इसके बाद रात होने पर उसे पास में बहने वाली मीठी नदी में ले जाकर अलग अलग जगहों पर फेंक देते हैं। पुलिस की जांच के अनुसार 2 सूटकेस और एक पॉली बैग में 2 अलग अलग समय पर जाकर 100 के टुकड़ों को मीठी नदी में फेंका था। इस नदी से सूटकेस बहते हुए अरब सागर में पहुंच गया और फिर यहीं माहिम दरगाह के पास माहिम बीच के किनारे आ गया था, जहां से 2 दिसंबर 2019 को सुबह पुलिस को सूटकेस मिला था। अब पूरी कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान हो जाती है और चौंक जाती है। इस केस में पुलिस ने आरोपी लड़के को बाल सुधार गृह भेज देती है क्योंकि वे 16 साल का था, जबकि और जो रिया होती है जबकि उसकी उम्र 19 साल होती है। पुलिस ने आरोपी लड़के को बाल सुधार गृह भेज देती है क्योंकि वो 16 साल का था, जबकि रिया को जेल भेज दिया जाता है क्योंकि उसकी उम्र 19 साल की थी। अब इस केस में पुलिस ने यही कहा कि अगर दोनों हत्या के बाद बेनेट रिवोलो की शर्ट और लाल स्वेटर उस सूटकेस में नहीं डाले होते तो शायद इस कत्ल का राज हमेशा के लिए दफन हो गया होता। पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि लड़की के
दोस्त को पता चल गया था कि बेनेट की मौत के बाद उनकी सारी जो प्रॉपर्टी थी वह रिया के नाम पर हो जाएगी। इसीलिए भी वह हत्या का शव को ठिकाने लगाने चाहता था ताकि कभी भी इसका खुलासा ना हो सके। इसीलिए हत्या से पहले इंटरनेट पर यह सर्च किया गया था कि आखिर कैसे शव को डिस्पोज किया जाए जिससे कोई सुराग न मिल सके, और कई जगहों पर इंटरनेट पर पढ़ने के बाद ही शव के अलग अलग कई टुकड़ों पर सूटकेस कई टुकड़े करने के बाद सूटकेस और पॉलीथीन बैग में भरकर और नदी में फेंक दिया गया था। इतनी सातिराना तरीके से दिमाग लगाने पर और शव को ठिकाने लगाने के बावजूद भी, इतनी सातिराना दिमाग लगाने के बावजूद भी मर्डर छिप नहीं पाता है, उसका राज खुल ही जाता है। कहते हैं कि जो आरोपी कितना चालाक क्यों ना हो, शातिर कितना चालाक क्यों ना हो, लेकिन वह पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सकता है। अगर पुलिस अपने आप पर आ जाए तो उसको कहीं से ना कहीं से वह ढूंढकर उसको निकाल ही लेती है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। इस कहानी को सुनाकर मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आपको सचेत और जागरूक करना है, ताकि इस क्राइम की दुनिया में आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रख सकें और इस क्राइम की दुनिया में सतर्क रहें, सावधान रहें और देखते रहिए आयुष यात्रा क्राइम चैनल। अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट करें और अपना प्यार दें। फिर मिलते हैं ऐसे एक न्यू सच्ची, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।